में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस की खस्ता हालत और संगठन में हो रहे अपने विरोध से पूर्व मुख्यमंत्री इतने विचलित हो चले हैं कि अब वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल बताकर खुलेआम अपमानित कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने जो भी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कहा है वो कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र और कार्यकर्ताओं के प्रति कांग्रेस नेताओं के आचरण का परिचायक है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल शब्द का प्रयोग आतंकवादी संस्थाओं से जुड़े लोगों के लिए किया जाता है। अब बघेल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे क्या कांग्रेस को आतंकी संगठन मानते हैं। अफजल गुरु को जी कहकर संबोधित करने वाले आतंकवादियों का साथ खड़े दिखाई देने वाले कांग्रेस के नेता अब अपने कार्यकर्ताओं को भी उसी प्रकार स्लीपर सेल की संज्ञा दे रहे हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए, भूपेश बघेल का जो बयान है मैंने वो देखा, और स्लीपर सेल के रूप में जिसको कहा गया है वो आतंकवादी संगठनों को स्लीपर सेल होते हैं। ये बड़ा कहते हैं राजनीतिक दृष्टि से बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के बड़े नेता अब अपने जो कार्यकर्ता है उनको स्लीपर सेल की संज्ञा दे रहे हैं। और ये संभव हो सकता है कांग्रेस पार्टी में ही संभव हो सकता है, जो अफजल गुरु को अपना कहते हैं जी का करके बुलाते हैं, जो कश्मीर मांगे आजादी और जो आतंकवादी संगठनों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके आतंकवादी संगठनों के साथ में संबंध है और उनके संबंध के साथ में उनके रिश्ते को निभाते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं को भी स्लीपर सेल की संज्ञा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रत्याशियों की घोषणा भी लगातार जारी है। बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जीत के अपने अपने दावे कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी के 400 के आंकड़े पार करने पर कहा कि 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी ने शाइनिंग इंडिया के नाम से ऐसे ही गुब्बारा बुलाया था, जिसकी हवा निकल गई। आज हकीकत यह है कि अभी तक बीजेपी ने 300 प्रत्याशी भी लोकसभा के लिए उतार नहीं पाए हैं और 400 का आंकड़ा पार करने की बात कर रहे हैं। इस बार बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनने वाली, क्योंकि जनता महंगाई, पेट्रोल की वृद्धि, दामों की वृद्धि, बेरोजगारी, किसानों के साथ अन्याय, इन सब बातों को ध्यान में जनता रखे हुई है और जनता अपने वोटिंग का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है और आज दिनांक तक 300 से अधिक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। यह इनकी असलियत है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार ऐसे ही 2004 में फील गुड इंडिया शाइनिंग का नारा दी थी, जिसका गुब्बारे की हवा निकल गई थी। कुछ वही स्थिति इस बार भी है। 400 सीट के गुब्बारे की भी हवा निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की अब की बार देश में सरकार नहीं बनेगी। लोग नरेंद्र मोदी जी से उनकी महंगाई का, बेरोजगारी का, पेट्रोल डीजल का, 15 लाख का, किसानों की आय का, समर्थन मूल्य का, तमाम चीजों का हिसाब लेने के लिए बैठे हुए हैं। रायपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शंकर नगर में अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करने पहुंचे, जहां सुबह के सैर पर निकले नागरिकों से उनकी मुलाकात हुई। बता दें कि विकास उपाध्याय ने वहां पर आमजनों से मिलकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। वे लगातार क्षेत्र के आमजनों से मिलकर रायपुर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और लोगों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ऐसे में विकास उपाध्याय मिल रहे नागरिकों ने अपना स्नेह और प्यार सुखी होली के माध्यम से दिया। इसके बाद विकास उपाध्याय ने भी वरिष्ठों जनों को रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद के रूप में वोट करने की अपील की। लाभांडी के डायरिया से पीड़ित लोगों से मिलने छाया विधायक पंकज शर्मा और रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय अस्पताल पहुंचे। बता दें कि विधायक ने हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और संबंधित डॉक्टरों से मिलकर मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के बारे में बातचीत की। साथ ही कई वरिष्ठ डॉक्टरों को निर्देशित किया, उक्त बीमारी के इलाज में लगने वाली दवाओं की स्थिति को जाना। इसके बाद रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय और छाया विधायक पंकज शर्मा लाभांडी स्थित संकल्प सोसाइटी जाकर मरीजों के परिजनों से बातचीत की। बलरामपुर में नगर पंचायत राजपुर के अग्रसेन धर्मशाला के पास एक युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें पता लगा कि युवक के शरीर में कई चोटों के निशान पाए गए हैं। वहीं पुलिस मामले में जांच कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।
युवक जो कि लगभग मृत अवस्था में हमको लेके आए हैं करके सूचना पर पुलिस पहुंची। वहां पर देखा तो वो मृत अवस्था में उनको बरचूरी में रखवाया गया था और जांच में फिलहाल पता चला है कि युवक का नाम वीरेंद्र यादव है। लगभग उम्र 18 वर्ष, कुटसुरा गणेश मोड़ साइड का रहने वाला है। यहाँ बलरामपुर में कॉलेज की पढ़ाई करता है और अभी फिलहाल इतना ही जानकारी प्राप्त हुआ है और जहाँ पे उसकी बॉडी मिली है उसके घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य नया सामने आएगा उसमें आपको राजपुर थाना क्षेत्र का मामला है। मृतक जो है अग्रसेन भवन के पास रहता था। घरेलू विवाद बताया जा रहा है प्राथमिक जांच पे। पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होते रहता था। कल भी पति शराब पी के आया, पत्नी से लड़ाई हुई तो पत्नी और बच्चे अलग कमरे में सोए हुए थे। ये अलग कमरे में गया, वहां जाके इसने फांसी लगा लिया। जब बच्चे ने सुबह उठ के देखा, दरवाजा नहीं खोला, खिड़की की तरफ से देखा तो इनके पिताजी फांसी लगाए हुए थे। इसके बाद सबको बुलाया गया, उसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किशनगंज के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बागडोगरा से पूर्णिया जाने के क्रम में किशनगंज बस स्टैंड के पास कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पप्पू यादव के समर्थकों ने गर्मजोशी से और बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद अब राहुल गांधी ने देश के 130 करोड़ लोगों का दिल जीतने को जो जज्बा दिखाया है, इससे साबित होता है कि उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीबों के हितों की बात करते हैं, जाति और धर्म की बात नहीं करते। वे 5 बार सांसद रहे और कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहे हैं। कोसी सीमांचल की जनता मेरे लिए भगवान है और भगवान की आस्था पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि गुजरात में बीजेपी के 4 सांसदों ने टिकट लौटा दिया। ऐसा नहीं है, सब लोग साथ में हैं। कांग्रेस के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, नेहरू, गांधी, पटेल, भगत सिंह और फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और अब राहुल गांधी। 6000 और 4000 किलोमीटर कोई त्यागी और कोई संत पुरुष ही इस देश के दुनिया की सबसे बड़ी आबादी 130 करोड़ लोगों के दिल जीतने का जो उन्होंने जज्बा दिखाया, उससे बड़ा हीरो इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। समता पार्टी के भावी उम्मीदवार गणेश कुमार कुशवाहा ने जनसंपर्क के दौरान जनता से कई सारे वादे किए। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि जनता यदि अपना आशीर्वाद देती है तो बांका लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। सर्वप्रथम सुल्तानगंज को अनुमंडल बनाने का कार्य किया जाएगा। वहीं श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाना, युवाओं को रोजगार और बांका लोकसभा में जो भी विकास का काम होगा उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। हम मुद्दा लेके उतरे हैं कि जितना भी युवा है, युवाओं को रोजगार दिलाना सबसे पहले मेरा मुद्दा यही है। और सुल्तानगंज जो सावनी मेला है, सुल्तानगंज जो सावनी मेला लेकर के प्रसिद्ध है, इसको हम राष्ट्रीय मेला घोषित करवाना चाहते हैं और सुल्तानगंज को अनुमंडल बना के ही दम मारेंगे। और क्षेत्र में जितना भी काम बचा हुआ है, सब काम को अपने विश्वास और अपने ईमानदारी से करके दम मारेंगे। देखिए, यहाँ का नेता जितना भी आया, जो भी आया, सब अपना अपना जेब भरने के चक्कर में रहा और हमको ना अपना जेब भरना है। हम तो सिर्फ जो है जनता के भलाई के लिए ही काम करेंगे। खबर राजस्थान के जयपुर से है। जयपुर ग्रामीण के संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का बनीठी जाते वक्त कोटपुतली आगमन पर होटल हाईवे प्रिंस पर कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने साफा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जयराम गुर्जर, गोपाल मोरिजा, हीरालाल रावत मौजूद रहे। वहीं मुख्य चौराहे पर महेंद्र सैनी पूर्व चेयरमैन और कमल सैनी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशी गांव राजेंद्र पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय ने जो विश्वास कर मुझे जयपुर ग्रामीणों से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है, उस पर खरा उतरते हुए भारी मतों से जीत हासिल करते हुए
भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और आमजन की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जो अपेक्षाएं यहाँ की जनता की है, उन अपेक्षाओं को संपूर्ण रूप से पूरा करने की मैं चेष्टा करूंगा और उनके अपेक्षा के अनुरूप आचरण रखता हुआ उनकी सेवा करूंगा। सर, क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता गुणवत्ता के विषयों को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकता है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के रूप पर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। खबर हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ में लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वीप गतिविधियों के तहत पंकज गढ़वाल सहायक रिटर्निंग अधिकारी नोहर के निर्देशन में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों ने नैतिक मतदान की शपथ ग्रहण कर भारत निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण एप्लीकेशन डाउनलोड किए। आपको बता दें कि नैतिक मतदान शपथ कार्यक्रम में स्वीप प्रकोष्ठ टीम नोहर पंचायत समिति कार्यालय और पीडब्ल्यूडी कार्यालय नोहर के कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में दोनों विभाग के 100 से अधिक कर्मचारियों ने नैतिक मतदान की शपथ ली और भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप, केवाईसी, VHA और सक्षम एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। इस अवसर पर पंचायत समिति नोहर के कई विकास अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और कई अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में प्रथम नवरात्र के साथ ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक मां भद्रकाली मेले का 9 अप्रैल से आगाज होगा। शांतिपूर्वक सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने मंदिर क्षेत्र में पेयजल, शौच, विद्युत, चिकित्सा, सफाई सहित कई व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये मेला आस्था का बड़ा केंद्र है, इसीलिए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप दें। वहीं मेले में मिलावट खाद्य सामग्री बेचने वालों पर भी कार्यवाही होगी। इसके लिए खाद्य निरीक्षक नियमित सैंपल लेंगे और जांच करेंगे। साथ ही चिकित्सकों की टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था राउंड द क्लॉक मेला परिसर में मौजूद रहेगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि 17 अप्रैल तक चलने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, इसीलिए जिले में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान और चुनाव संबंधित जानकारियां दी जाएं। एक स्टॉल स्वीप गतिविधियों और चुनाव आयोग की तरफ से तैयार मोबाइल ऐप की जानकारी देने के लिए भी लगाया जाए। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर शहर द्वितीय इकाई ने कार्यवाही करते हुए दीपक बड़जात्या, परिवर्तन अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, निधि भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर को परिवादी से 1,50,000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर शहर द्वितीय की परिवादी की तरफ से शिकायत दी गई थी। इसी के साथ फर्म की 5 साल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करने की एवज में प्रति साल 50,000 रुपए के हिसाब से कुल 2,50,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉक्टर रवि के सुपरविजन में कार्यवाही की गई। खबर जोधपुर के पाली से है। पाली में लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत की। बेनीवाल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे पाली लोकसभा जीतने का मौका दिया है। पाली लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए प्रयासरत हूं। साथ ही कहा कि पूर्व में मैंने देश की सबसे छोटी पंचायत पार्षद के रूप में विजयी होकर नगर निगम में आई, साथ ही पार्षद का चुनाव लड़ा। आज उसी कांग्रेस पार्टी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा पाली जीतने का टिकट दिया है। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता पर कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास जताया है, यही सच्चे लोकतंत्र की ताकत है। मैं इस विश्वास को कायम रखते हुए नया इतिहास लिखने का पूरा प्रयास करूंगी। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी आला कमान के और हमारे राजस्थान के सभी प्रमुख नेताओं का, जिन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता जिसने देश की सबसे छोटी पंचायत पार्षद का चुनाव लड़ा, आज मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, जो जनता होती है, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनको सबसे प्रमुख ये लगता है कि हमारा जो नेता है वो हमारे बीच में रहे, हमारा सुख दुख का साथी बने, हमारे विकास कार्यों की हमसे बात करे। तो जो 10 साल से वर्तमान में सांसद रहे हैं पाली के पीपी चौधरी जी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और उसके बाद
किसी भी गांव में, किसी भी डाड़ी में, किसी भी कस्बे में वो ना तो किसी के सुख दुख में शरीक होते हैं, ना कोई विकास की बात करते हैं। और जैसे ही चुनाव आता है तो वो वोट की भी परवाह ना करके कहते हैं कि वोट तो आप वैसे ही दोगे मोदी के नाम पे। विराटनगर पालिका क्षेत्र में होली के पावन पर्व के कारण मुख्य बस स्टैंड पर सवारी की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि बड़ी संख्या में छुट्टियों के अवसर पर युवा और छात्रों के घर आने के कारण अब त्योहार के बाद वापस काम पर जाने वालों की भारी भीड़ रही। साथ ही विराटनगर के मुख्य बस स्टैंड पर आलम ये था कि 100 से अधिक सवारियां दिन भर साधनों का इंतजार करती रहीं। वहीं अलवर सहित विभिन्न स्थानों पर से आने वाली बसें सवारी के दबाव के कारण पहले से ओवरलोड आ रही थी। साथ ही सवारियों को घंटा इंतजार करने के बाद भी निजी साधनों से मजबूरी में सफर करना पड़ रहा था। साथ ही निजी बस चालक मनमाना किराया वसूलकर सवारियों को ले जा रहे थे। खबर कोटपुतली से है। कोटपुतली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय एटीएम चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का सरगना इंद्रजीत सिंह भी शामिल है। वहीं गिरोह ने पिछले 2 महीनों में राजस्थान के 6 जिलों में एटीएम लूट की 50 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया था और करीब 10 करोड़ रुपए लूटे थे। वहीं पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि आरोपी वारदात से पहले एटीएम बूथ की रेकी करते थे। साथ ही वारदात के दौरान एक सदस्य सीसीटीवी कैमरे को स्प्रे से ढक देता था और दूसरा सदस्य कैमरे को काट देता था। वहीं वारदात के समय अवैध हथियार साथ रखते थे और आवश्यक पड़ने पे एटीएम गार्ड को डरा धमकाकर बंधक बना लेते थे। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से करीब 14 लाख रुपए की नकद, गैस कटर, गैस सिलेंडर, 3 लग्जरी वाहन, अवैध देशी कट्टा बरामद किया। खबर कोटा से है। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी है। बता दें कि छात्र विज्ञान नगर इलाके में एक अपार्टमेंट में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। छात्र ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब गार्ड को जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र के शव को फंदे से उतारकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक छात्र उत्तर प्रदेश के कन्नौज का निवासी है, जो कोटा में एक लंबे वक्त से रह रहा था। जिस फ्लैट में उसने आत्महत्या की उसमें 20 दिन पहले ही वो शिफ्ट हुआ था। बता दें कि छात्र ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इसका फिलहाल अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने छात्र के फ्लैट को सील कर दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है। सर, एक सूचना मिली, एक बच्चा है जो स्वालका में रहता है कि फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। उस पर मुताबिक सूचना के स्वालका में पहुंचे। वहां पर वो बच्चा लटका हुआ मिला, जिसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई एवं उसका नाम मोहम्मद उर्ज, पिता का नाम साबिर खान है और उम्र उसकी करीब 20 साल है। अन एकेडमी का छात्र है, जो कोचिंग तो जा नहीं रहा था। करीब 20 दिन से इस रूम में रह रहा था। तो अब इसको वहाँ से लेके आए। अभी डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया है, जिसको मोर्चरी में शिफ्ट